सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। बोर्ड परीक्षा के बाद विषयों का चयन, अब रिजल्ट्स आ गए हैं और बच्चों को अब अपने स्ट्रीम्स लेने हैं। 11वीं 12वीं की पढ़ाई करनी है, 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करनी है। इसके लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हैं। आज इसी विषय पर हम आपसे बात भी करेंगे और बात करने के लिए स्टूडियो में हमने बुलाया हुआ है डॉक्टर मनोहर लाल को। आप पूर्व प्राचार्य गुरु नानक स्कूल हैं और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी बहुत एक्टिव हैं, उनसे भी बड़ी बातें होंगी। और हमारे साथ और हैं डॉक्टर रंजना स्वरूप, आप एकेडमिक्स डायरेक्टर हैं शारदा ग्लोबल स्कूल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। संप्रति एक ऐसा कार्यक्रम है जो इन तरह के सवालों को उठाता रहता है। तो आज का विषय यही है कि हम बोर्ड के जो परीक्षा का जो रिजल्ट आ गया है और इसके बाद स्ट्रीम्स का चयन कैसे करें। मैडम, सबसे पहले आपसे एक सवाल, बच्चे स्ट्रीम्स के चयन में किस प्रकार की सावधानियां बरतें? सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि किस विषय में उनकी रुचि है और कौन से सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी में और उनको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जनरली पिछले काफ़ी सालों से ये देखा जाता है कि हर बच्चे का या माता पिता का, मैं कहूँगी, एक ड्रीम है कि बच्चा आईआईटी निकाले। अब उसके लिए अगर एवरेज मार्क्स भी उसके साइंस और मैथ्स में है तो भी वो पीसीएम ही लेना चाहता है, जो कि उसका कमज़ोर विषय है। उसमें क्या होता है कि वो ना आईआईटी ही निकाल पाता, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेल कर पाता है अपने कैरियर में। तो मेरा तो ये सजेशन हमेशा से बच्चों को है कि जिसमें रुचि है और जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसी में और आप बेहतर करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अब बहुत विकल्प हैं बच्चों के लिए कैरियर के। हम लोग के टाइम में उतना विकल्प नहीं था। पिताजी माताजी भी डॉक्टरी और इंजीनियरिंग बताते थे, लेकिन आज के दिन में बहुत विकल्प हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर लाल, आपके हिसाब से वो सावधानियां जो बच्चे विषयों के चयन में बरते? सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को जिनका रिजल्ट निकल चुका है सबको मुबारकबाद देता हूं। और ये जो विषय चुनने का है, आजकल क्या है, सीबीएसई ने एक बीच में शुरू किया था, साइकोमेट्रिक टेस्ट शुरू किया था। तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी बहुत ऑर्गेनाइजेशन कराती है, तो बच्चों को उससे उनकी रुचि पता चल सकती है। तो वो टेस्ट के जरिए बच्चे टेस्ट में अपीयर होके अपनी रुचि पता कर सकते हैं कि उनका किसके लिए उनकी रुचि उनकी है। और अभी जो आजकल का समय है, बच्चे जो देखते हैं, एक तो उन पर पीयर प्रेशर भी होता है, उसका दोस्त फ्रेंड ने क्या सब्जेक्ट चुना, वो आईटी कर रहा है तो मैं भी आईटी करूँगा, एक वो प्रेशर होता है। और एक पेरेंट्स का ही बहुत प्रेशर होता है। एक सोशल प्रेशर भी आजकल जैसे बाजार में बना हुआ है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग करनी है। जैसा मैडम ने बताया कि बहुत सारे विकल्प हैं, बट इस पर मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, एनईपी जो 2020 आई हुई है, उसमें ये क्लियर मेंशन किया हुआ है और सीबीएसई भी उस पर काम कर रही है। अब कोई स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है कि जैसे पहले था कि हमें पीसीएम पढ़ना है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, चाहे आर्ट्स पढ़ना है, चाहे कॉमर्स पढ़ना है। अब सीबीएसई की तरफ से ये स्ट्रीम की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अब सीबीएसई कहती है कि एनईपी के जो नए एनईपी 2020 के अनुसार आप कोई भी 5 विषय पढ़ सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार से। आपको ये नहीं कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिजिक्स में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपकी इकोनॉमिक्स में रुचि है, कॉमर्स में आप कॉमर्स में मैथमेटिक्स रख से पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में किसी को ज्योग्राफी की रुचि है, ज्योग्राफी पढ़ सकता है उसको। अब क्या चीज़ ये होगी कि आपको अपनी रुचि के अनुसार जो 5 विषय पढ़ने हैं, आप 5 विषय पढ़ सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ किस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ़र किए गए हैं। बट ये बाध्यता हो सकता है आज नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत जल्दी सीबीएसई ने भी बहुत काम इस पर शुरू किया हुआ है। साथ में कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट और स्किल सब्जेक्ट भी अभी एनईपी के तहत में
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल एजुकेशन को बहुत जोर दिया गया है। तो स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए CBSE स्किल हब भी खोल रही है और साथ साथ में स्किल कोर्सेज़ के बहुत सारे ट्रेनिंग भी टीचरों को देने लगी है। और उसकी स्किल के क्या क्या फ़ायदे हैं, बच्चे तुरंत अभी क्या होता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में एक वो कुछ स्किल में मास्टरी किसी में कर सकते हैं वो चीज़। तो ये भी नई चीज़ है। आप साइंस विषय के साथ में कोई स्किल पेपर रख सकते हैं। आप आजकल कंप्यूटर के बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोग्राम चलता है आजकल, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी ऑटोमोबाइल के कोर्सेज चल रहे हैं। तो वो काफ़ी कोर्सेज अब ऐड हो गए हैं, तो बच्चे अपने रुचि के अनुसार ये सब्जेक्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये अभी बहुत बड़ा चेंज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है अभी, तो इसके तहत में आप देखेंगे अभी से शुरू हो चुका है, बट आने वाले वर्षों में ये काफ़ी बदलाव आ जाएगा, ये सारी स्ट्रीम की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी। और अभी जैसे बच्चों को कहा जाता है कि आप साइंस में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको साइंस के परसेंटेज देखे जाते हैं आपको, उसके बाद आप JEE मेंस के लिए जाएंगे, वहाँ टेस्ट होता है। तो ये भी अब देखेंगे धीरे धीरे ये कॉमन पर आ जाएगा मार्क्स, कि आपके कॉमन मार्क्स से आप सारे एग्जाम में आप अपीयर हो पाएंगे। उसमें ये पूरी विषय की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ कुछ विषय की बाध्यता रहेगी। तो ये मैं पेरेंट्स से कहूँगा, बच्चों से कहूँगा, आप अपनी रुचि के अनुसार, जो आपको अपनी रुचि है, किसी के दबाव में आप ना आए। ठीक, पेरेंट्स से आप पेरेंट्स से बात करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की भी सुने, उन पर अपनी मर्जी ना थोपे कि नहीं उनको डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है, उनका भी आप इंटरेस्ट जानें। आजकल कोई भी फील्ड ख़राब नहीं है, हर फील्ड में आप देखे होंगे, हर फील्ड में अच्छा है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों फील्ड में समान सबको अवसर मिलते हैं। तो आप उन्हें मौका दें और बस ये है कि जो भी आप विषय पढ़ें मन लगा के पढ़ें, उसमें आप अपने आप को एक्सेल करें तो आपके लिए बहुत सारे आपके द्वार खुले हुए हैं। डॉक्टर रंजना स्वरूप, जैसे NEP में बात होती है कि आप कोई भी ऐच्छिक विषय ले सकते हैं, आप स्कूल चलाती हैं, आपको कितना कारगर लग रहा है? क्या ऐसा अभी संभव है? और अगर है तो क्या बच्चों को ये तवज्जो आप लोग दे रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन करके हमारे एडमिशन ले लीजिए? देखिए, ये विदेशों में बहुत दिनों से होते आ रहा है कि अपने रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट चुनें और उसमें एक्सेल करें। उसमें वो लोग प्रोजेक्ट भी देते हैं और उसमें वो लोग बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो करके सीखने में बहुत अच्छा लगता है और वो जो इम्प्रेशन रहता है या मेमोरी रहती है वो हमारी लॉन्ग लाइफ रहती है। तो वो चीज़ अब इंडिया में भी आ रही है कि जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाते थे पहले, उससे थोड़ा हटके अब बच्चे करके सीखें। जैसे सर ने अभी बताया स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको याद होगा आज से 10 वर्ष पहले इतने इंजीनियर निकले पढ़ के कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं और जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि बच्चे अपना विजन करें, अपनी डिस्कवरी करें, अपना खुद का कुछ रोजगार करें। ये आज की नीड हो गई है भारत देश की। जो हम मोदी जी कहते हैं 2047 में देश बदलेगा, वो बदलाव इसी से आएगा। जब तक हम ये पुरानी पद्धति पढ़ाई की नहीं बदलेंगे कि रट के पढ़ा और वहां जाके लिख दिया, भले वो आपको याद आया नहीं आया। कई बार ऐसा होता है टीचर का, हम जब इंटरव्यू भी लेते हैं तो वो बोलती है कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था अपने PG में पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि वो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, हमने उसमें जहन नहीं लगाया। तो विदेशों में वो चीज़ पद्धति नहीं है, तो ये इस NEP में इस चीज़ को टेकअप किया गया है। एक बहुत छोटी सी कंट्री है, सर बताएंगे, फिनलैंड। बहुत छोटी कंट्री है, हर कोई जानता है, लेकिन बेस्ट इन एजुकेशन है। तो वो सब चीज़ें वहाँ से ली जा रही हैं। विदेशों में क्या चीज़ होती है जो हमारे यहाँ कमी है, वो NEP में दूर की जा रही हैं। अब जो स्किल डेवलपमेंट है वो क्लास 6 से शुरू हो गया, 6, 7, 8। आप उसमें बच्चों को स्किल सिखाइए। हम कहते हैं हम कारपेंट्री सीख रहे हैं, हमको कारपेंटर नहीं बनना है, लेकिन हाँ फ्यूचर में जब कभी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अपना कोई खोल सकते हैं इंडस्ट्री। हम अपने घर में ही अगर कारपेंटर का काम कराएंगे तो मुझे नो हाउ पता होगा, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वो NEP में इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया गया है और इस पर बहुत रिसर्च होके तब इसको लागू किया गया है। डॉक्टर लाल, मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूँ। हाँ, कुछ मैं भी NCERT जो है इस पर बहुत काम कर रही है। मैंने अभी देखा है कि NCERT पिछले सालों से किताबों में बहुत बदलाव कर रही है।
तो ये नई किताबें कुछ आई थी, मैं किताबों को देखा हूँ मैंने। ये अभी पिछले साल एनसीईआरटी ने क्लास 3 और क्लास 6 की बुक चेंज की थी, और इस साल क्लास 4th, 5वीं, 7वीं और 8वीं किताब चेंज की है। अब उन्होंने जो क्लास 3 की बुक है, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 3 की बुक है जो सेट बुक में दिया गया है, उसमें एक किताब का नाम है कौशल बोध। उसमें स्किल एजुकेशन के बारे में बताया गया है। क्लास 3 से उन्होंने शुरू कर दिया। जो बुक में अभी ये कौशल बोध जो बुक होगी ये हर क्लास में चलेगी। अब क्लास 3 में कौशल बोध है, अभी क्लास 6 की बुक भी है, उसमें भी कौशल बोध है। अब एक क्लास अभी 7th की बुक भी कल मैं एनसीईआरटी के देख रहा था, वहाँ भी उन्होंने जारी की है, तो उसमें भी एक स्किल एजुकेशन में ये बुक लगी हुई है। तो ये बुक अब ये एनईपी के तहत में काफ़ी एक हमारे देश में काम हो रहा है, जो आने वाले नेक्स्ट साल तक मुझे लगता है कि हर क्लास में ये कंपलसरी हो जाएगी। अभी क्लास एनसीईआरटी जैसे कुछ समय करके किताब में समय लग रहा है उनको, तो लास्ट ईयर 2 क्लास की किताब भी चेंज की, अभी 4 साल के 4 क्लास की किताबें चेंज होगी। आने वाले समय 9th, 10th और 11th, 12th की किताबें भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही हैं। तो आने वाले समय, अब जैसे मैडम ने कहा कि कारपेंटरी में से बहुत सारे फील्ड हैं, तो ये बच्चों को जानना चाहिए। जैसे फिनलैंड की मैडम ने बात की, वहाँ पर भी है कि हर आदमी को बहुत सारे फील्ड की जानकारी हो जाती है, हर कुछ जानकारी जाती है, थोड़ा हाँ थोड़ी सी चीज़ कि आपके पास अभी आप देखें घर में कुछ बिजली के कुछ खराब होता है, आप मिस्त्री के लिए दौड़ना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है, तो वो छोटी मोटी चीज़ें आप अपने घर में भी आप कर सकते हैं। तो ये बच्चों से ही बताया जाएगा उनको। जी अच्छा, पीसीबी मतलब कि आपको केवल एमबीबीएस में ही जाना है, डॉक्टर नीट भी ही करना है, डॉक्टर ही बनना है, या पीसीबी करके कुछ और भी कर सकते हैं मैडम? नहीं, आप बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है आजकल की नए पद्धति में, जो बहुत ज़्यादा आगे बच्चे जा रहे हैं उसमें, और बहुत स्कोप है उसमें। अब सिर्फ डॉक्टरी नहीं है, अब बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, फिर उसमें पैथो में आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं। और अभी तो आप देखिए जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो आजकल तो एआई से इतनी जल्दी बताने लगेंगे कि आपकी बॉडी का स्कैन करके और वो बता पाएंगे। जो पहले हम लोग जिसके लिए परेशान होते थे या डॉक्टर परेशान होते थे, वो 1 मिनट में आपको पूरा रिजल्ट बॉडी का दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नई चीज़ें जो हैं, ये बच्चों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक रेडियोलॉजिस्ट, अगर रांची की सिर्फ बात लें, एक रेडियोलॉजिस्ट 3-3, 4-4 पैथो लैब का खाली वो रीड करके और अपना रिपोर्ट दे रहा है, और ही इज अर्निंग इन lakhs and lakhs। तो लेकिन बच्चों को पता नहीं है ये चीज। बच्चों को सिर्फ एक ही चीज पता है, एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी करना है, एमडी करना है, एमएस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। लोगों में पीसीबी की अवधारणा बनी हुई है सिर्फ मेडिकल के लिए। जैसे मैडम ने कहा, वो उसके अलावा मैं और ऐड कर दूं, बी फार्मा के भी कोर्स होते हैं, बी फार्मा का है। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स अभी नई चीज़ ऐड हुई है, इसके भी बहुत सारे आगे में स्कोप्स है, ये भी बहुत लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हर जगह स्कोप है। जेनेटिक्स की पढ़ाई होती है, जेनेटिक्स में बच्चे आगे जा कर सकते हैं, मतलब कई वैकल्पिक विषय है। अब वो नीट और मेडिकल के आगे बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, तो बस एक्सप्लोर करना है बच्चों को, बच्चों हर फील्ड। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे बच्चे ग्रामीण वेश में भी देख रहे होंगे, मुझे उनके लिए भी जानना है जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, आर्ट्स लिया, जो आईए जिसको बोलते हैं, वो अगर ड्रीम रखता है कि मुझे सर्विस कमीशन क्रैक करना है या उसके लिए, तो आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट वो रखे जिससे वो आगे फिर अपनी पढ़ाई अनवरत कर सके? आर्ट्स में हमारे एक +2 तक तो विषय जो मोस्टली कहे जाते हैं, एक हिस्ट्री इतिहास होता है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई होती है, भूगोल की पढ़ाई होती है, उसके अलावा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की पढ़ाई होती है, उसके अलावा आपको साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो ये उसमें से हम लोग को 3 विषय चुनने होते हैं, आर्ट्स के लिए कहते हैं। तो आर्ट्स भी आजकल के समय बहुत ही क्या कहते हैं, फ़ायदेमंद की पढ़ाई होती है। अभी बीच में बच्चे लोग आर्ट्स नहीं पढ़ते थे, और अभी आप देखोगे कि करीब करीब अभी रांची के सभी स्कूलों में आर्ट्स की पढ़ाई होती है। पहले आपको गिने चुने 2-3 स्कूलों में आर्ट्स की पढ़ाई होती थी। तो आर्ट्स के बच्चे में, आर्ट्स से बच्चों की रुचि बढ़ी है। आपने जैसे कहा कि जो IAS के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लोग तैयारी, अब बच्चों में रुचि बढ़ी है कि आर्ट्स से पढ़ के भी वहाँ हम लोग जा सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है, बच्चे जो आर्ट्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में भी, अब अगर वो कन्वेंशनल कोर्स में भी चले जाते हैं, ऑनर्स भी करते हैं, मान इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करते हैं, उसके बाद भी काफ़ी स्कोप मिलते हैं उनको। स्टैटिक्स में भी जा सकते हैं, वो चीज़ वो लंदन स्कूल तक इकोनॉमिक्स तक बच्चे पढ़ जाते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। तो वो भी एक फील्ड अपने आप में अच्छी फील्ड है।
तो आर्ट्स अब पहले जैसा बीच में कहते हैं तुम आर्ट्स पढ़ते हो तो लोग उसको थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड लो ग्रेडेड समझते बट अब वैसी बात नहीं रही। अब हर स्कूल में आपको आर्ट्स पढ़ाई मिलेगी आपको। ये बदलाव नया। हाँ, आपसे एक सवाल जरूरी है क्योंकि आप स्कूल में प्रायः रहती हैं, और ये बताइए, अभी तो एडमिशन के लिए बहुत आपाधापी होगी अभिभावकों की और बच्चों की, बहुत तनाव रहता है बच्चों के चेहरे पे भी दिखता है, और ऐसे भी तनाव है जब तक एडमिशन हो नहीं जाता है। कैसे फेस कर रही हैं आप इसको? देखिए, तनाव जो है ना बेसिकली खुद का इन लोग का उपजाया हुआ चीज है। अच्छा। जो सीबीएसई ने दिया है उसने स्टेज वाइज पढ़ाई दी है हमें कि भाई पहले फाउंडेशनल कोर्स कर लीजिए आप +2 में, और उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में बैठिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्या है, कोचिंग का इतना प्रेशर है सब गार्जियंस पे भी बच्चों पे भी कि उनको लगता है 9th से ही बच्चे को कोचिंग में डाल दें। अब बच्चा जो है 2 पैरेलल स्कूल कर रहा है एक ही दिन में, पहला स्कूल कर रहा है और सेकेंड हाफ में वो कोचिंग जा रहा है। तो बच्चा तो वैसे ही एग्जॉस्ट हो जा रहा है, उसके पास अपने पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन फिर होने लगता है क्योंकि रिक्रिएशन भी जरूरी है लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, माता पिता भी पूरा प्रेशर दिए रहते हैं बच्चे के ऊपर कि भाई तुमको ये निकालना ही निकालना है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। पहले वो फाउंडेशनल कोर्स कर ले 11th-12th आराम से, कोई जल्दी नहीं है, और आप उसको 1 साल आराम से बिठाइए आफ्टर 12th और पूरी तैयारी कराइए और उसके बाद वो जाए। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, डॉक्टर साहब ऐसे मुखातिब होंगे, नॉन स्कूलिंग, स्कूल टाइम वेस्ट कर रहा है, ये एक ऐसा आ रहा है। कई अभिभावकों का स्कूल टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है, स्कूल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दे रहा है, स्कॉलिस्टिक प्लस को स्कॉलिस्टिक पूरा उस पर ध्यान रख रहा है। बच्चा पीयर ग्रुप में है, हंस रहा है, खेल रहा है, एंड सबसे बड़ी बात, हर महीने का फीडबैक गार्जियन को मिल रहा है पीटीएम के थ्रू कि बच्चा आपका कहाँ स्टैंड कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चा 80-90% 10th में लाता है, गार्जियन समझते हैं बहुत होशियार बच्चा है, वो तेज है बच्चा, लेकिन 11th-12th का जो रिजल्ट है वो बहुत मैटर करता है और बहुत डिफरेंट है 10th के रिजल्ट से। अब वो एक रजिस्टर उठा के कोचिंग चल देता है सवेरे, वहाँ पे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के बच्चे आ रहे हैं, वो कहाँ बिगड़ रहा है क्योंकि उतना मैच्योर नहीं है 10th तक, वो कहाँ बिगड़ रहा है, कहाँ उससे पढ़ाई छूट गई हाथ से या डिसिप्लिन कहाँ छूट गया, गार्जियंस को पता नहीं चलता है क्योंकि कोचिंग फीडबैक नहीं देता है। उसको मतलब है एनरोलमेंट से जितने ज्यादा बच्चे हो जाएं, और कोचिंग भी जो रिजल्ट लगाता है, जैसे अभी ही रिजल्ट लगाया है उसने जी का, तो उसके ऑल इंडिया लेवल के वो बच्चे हैं जो कि एक बिल बोर्ड में आ जाते हैं। तो क्या हम वहाँ पे अपने को देख रहे हैं? क्या हम वहाँ स्टैंड करेंगे? वहाँ हजारों बच्चे एनरोल हो रहे हैं और 0.001% रिजल्ट निकल रहा है, तो बच्चे को तो खुद ही आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों को। उनको बताइए कि ये जीवन नहीं है, आप हंसिए खेलिए, अपनी सेहत बनाइए, साथ साथ पढ़िए भी और विकल्प ढूंढिए अच्छा। तो ऐसा हम लोग नहीं बताते हैं। इस बार के रिजल्ट में भी आप एक सर्वे हुआ, सीबीएसई ने सर्वे किया है, जो बच्चे फेल हुए हैं, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, उसमें ये लिखा गया जो बच्चे नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे थे वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल किए इस बार। ऐसा है ना? हाँ, भले वो आईटी निकाल रहे हैं, उसमें अभी जो कुछ अभी पेपर में कुछ मैं पढ़ रहा, रिकॉर्ड आया था कि रिकॉर्ड बता कितने % बच्चे थे जो नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे थे, डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, सीबीएसई ने कुछ स्कूलों पर एक्शन भी इस पर लिया इस बार कि वो स्कूल बच्चे फेल किया इस बार। ऐसा है क्योंकि वो तो बच्चे अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 3 मशीन हो गए मतलब। हाँ, बस्ता लेके जा रहे हैं, 3 टिफिन लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं, वही 9 बजे रात को आ रहे हैं। ये मैकेनिज्म हो गया एक्चुअली। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसा है राज्य पे अभी दबाव, आप पर कितना दबाव है, बच्चों के एडमिशन को लेकर कितना चिंता करती है सरकार? ये राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। 2022-23 में इनको सीबीएसई द्वारा एफिलिएशन कराया गया और इस बार ये पहली दफ़ा वो सारे बच्चे सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो ये आप बहुत सुदूर क्षेत्र से बच्चे आते थे, गांव देहात से बच्चे आते थे, जिन्हें अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती थी, उन्हें क्लास 6 में एडमिशन कराया गया। वो पहली बार, उन्हें सीबीएसई बारे पता नहीं था सीबीएसई क्या होती है, बट ये राज्य सरकार का जो सपना था बहुत अच्छा पूरा हुआ और इस बार वो बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिए हैं। इस बार इस सेशन में पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं और अभी उनके लिए भी बहुत प्रेशर का ये है कि तनाव की स्थिति भी है कि अब आगे कैसे करना है। तो अभी जितने भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं वहाँ 11th क्लास में एडमिशन जारी हैं, हो रहे हैं और वहाँ काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं इसके लिए।
और सरकार पूरी व्यवस्था उनको दे रही है। आपको उसमें किताबें तक फ्री है, उनकी फ़ीस भी नहीं लगती है, सारी व्यवस्था, यूनिफॉर्म की भी आपको यूनिफॉर्म बच्चों को दिए जाते हैं। और ये राज्य सरकार की जो परिकल्पना है, जो मुख्यमंत्री की परिकल्पना है, ये आप एक आम जन तक पहुंच रही है। आप, मैं तो बहुत स्कूल में विजिट भी किया हूँ, ऐसे बच्चों को देखा हूँ जिनके माता पिता नहीं है, गांव में वे अकेले हैं, वो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। ये मैंने बहुत बच्चों से इंटरेक्शन भी किया है। कुछ कस्तूरबा विद्यालय हैं जहाँ लड़कियों के विद्यालय हैं सिर्फ हैं, तो वहाँ उन स्कूलों की एडमिशन की भी क्राइटेरिया ये होता है जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हों उनको एडमिशन वहाँ दी, प्रेफरेंस दी जाती है उनको। तो वैसे बच्चे जिनके घर में कोई नहीं है, जिनके पता ही नहीं उनके बारे, और वो बहुत सारे जो ट्रैफिकिंग वाले बच्चे उनको भी वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, तो वो सारे बच्चे CBSE में पढ़कर पास हो रहे हैं। तो अभी 11th में वो एडमिशन लेंगे, अगले साल आगे भी जाएंगे वो सब। अब मैडम आपकी बारी है, आपको वैसे बच्चों को अभी देखना है, कई बच्चे अनुत्तीर्ण भी होते हैं सर, क्या करें, पढ़ते ही रहे, कभी रिजल्ट नकारात्मक हो ही जाता है। इनके लिए कोई संदेश आपके तरफ से, इसको थोड़ा इनका मनोबल बूस्ट करे? देखिए, उत्तीर्ण होना या नहीं होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये मान के चलिए कि जीवन में अभी तो बहुत सारे एग्जाम हमें देने हैं, एक ही थोड़ी लास्ट है, हम आगे भी अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और आपने देखा होगा घर में, चाहे हम लोग रिश्तेदार में भी देखते हैं कि पहले बच्चे को डांटते रहते हैं, नालायक है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन कई बार उसने हमें अचंभित किया है अपने रिजल्ट से आगे जाके, या कोई ऐसा काम किया है अपने जीवन में कि सबको एग्जाम्पल छोड़ के गया है। तो ये जो स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, इससे बच्चे को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी हमेशा मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को। हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो कुछ वही स्किल डेवलपमेंट में उसका अगर होता, तो जैसे इंडो दानिश टूल रूम है जो इंडिया और डेनमार्क का कोलैबोरेशन से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अपने जमशेदपुर में है, दिल्ली में भी एक है। वैसे बच्चे जो थियोरेटिकल उतना नहीं पढ़ पाते हैं, करके सीखते हैं, मैकेनिकल टाइप का, 10th के बाद वहाँ एडमिशन होता है, और सब चीज़ करके सीखते हैं वो बच्चे, थियोरेटिकल कम होता है, और उनका जो एब्जॉर्वेशन है या नौकरी है टाटा डायरेक्ट लेता है। और जब वहाँ से आप करके निकलते हैं, तो अगर आपको 4 साल का कोर्स है, आपको रेगुलर इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपका जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट। और उसके अलावा भी और ऊपर आपको जाना है तो नेक्स्ट कोर्स के लिए डेनमार्क जा सकते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। तो ऐसे बच्चों के लिए भी चीजें हैं, ये विकल्प गार्जियन को ढूंढने चाहिए। बच्चे के पास दिमाग है, इंटेलिजेंट है, बस पढ़ाई में नहीं है, उसको नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए बेचारा करता नहीं है, पर वो कर सकता है दूसरी चीजें, तो वो विकल्प उसको देने होंगे, वो उसके सामने लाना होगा। तो उत्तीर्ण होना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या अगर वो फेल भी कर गया तो जीवन में कुछ नहीं नुकसान होने जा रहा है, बहुत कुछ चीज हो सकती है अच्छी, उसके लिए इंतजार कर रही हो। ठीक बात है। अब डॉक्टर साहब, शहर के 1-2 स्कूलों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है एडमिशन के लिए, सभी को एक ही उसी चयनित स्कूल में जाना है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन है, ये तो आप भी जानते हैं, और इसके कारण स्कूल भी अपनी तरीके से एकदम क्रीम टाइप के बच्चों को छांट रहे हैं, और जगह भी बच्चे जाए, इसके लिए क्या पहल करते हैं आप लोग? देखिए, एक ये स्टेटस सिंबल लोग बना लेते हैं कि हमें उस स्कूल में पढ़ना है। मेरे हिसाब से अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो किसी स्कूल में पढ़ सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे आपको पुराने मिलेंगे बहुत लोग जो गांव देहात से पढ़ के भी बहुत लोग IAS तक बने हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है, वो एक पब्लिक का परसेप्शन हो जाता है कि हाँ वहाँ स्कूल जाना है, बट मेरी यह राय रहेगी कि आप अपने घर के बगल में ही स्कूल देखें। आपको सबसे समय की आपकी बचत होगी, आपके घर के बगल से आप जाएंगे, पढ़ेंगे, समय बचेगा, क्योंकि आपको समय चाहिए पढ़ना, अपने पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। एक तो आपको वो फ़ायदा होगा, और आप कहीं भी रहें मन लगा के पढ़ें, अपने रेगुलर स्कूल जाएं, क्लास करेंगे और शिक्षकों से बात करें, अपने विषय के जो रुचि उनके साथ पढ़ें, और आप ये मत सोच के चलें कि उस स्कूल में पढ़ाई होती है। आपको पॉजिटिविटी दिमाग में लानी पड़ेगी आपको कि जहाँ जा रहे हैं वो अच्छा स्कूल है। आपने जहाँ 10th की भी पढ़ाई की है, वो भी अपने जहाँ 10th आप पढ़ते थे वो भी आपने देख लिया स्कूल में, आपके पास वही अच्छा माहौल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे जिस स्कूल में 10th क्लास में पढ़े उसी में आपको अपना पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप उस पूरे माहौल से वाकिफ़ हैं। आप उतने साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, और आगे वाले 2 साल आपके शिक्षक भी आपको जान रहे हैं कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी कमियां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं। शिक्षक भी जान रहे हैं, आपको अच्छी तरह पहचान रहे हैं, आपको आगे आपको मदद हेल्प ही कर पाएंगे उसको। इसके लिए बहुत हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसी स्कूल में एडमिशन लेना है।
आपको जहाँ मौका मिले, जहाँ स्ट्रीम मिले, आप जाके पढ़ें। बट यही मेरी राय रहेगी कि आप स्कूल में अवश्य जाए, आप रेगुलर स्कूल करें, आप स्कूल जाके बात पढ़ें। मतलब ये नॉन स्कूलिंग वाइज मैडम ने कहा, वो नॉन स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए। इससे इतर मैडम एक सवाल आपसे है, आप तो माँ हैं, किसी बच्चे की परवरिश आपने भी करी है, बच्चे का भोजन मत पूछिए, जंक फूड परेशान कर रखा है, कैसे खिलाती थी आप अपने बच्चे को, क्या भोजन होना चाहिए एक छात्र का? देखिए ये सब आदत लगाने की बात है। और आजकल, पहले हम लोग के टाइम में, हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहे हैं, 13 बच्चे थे हम लोग, एक बार खाना सबका लगता था, सबको एक साथ मिल जाता था, हम लोग खा लेते थे। अब किसी को भी ये कहने की इजाजत नहीं थी कि हम ये नहीं खाएंगे। आजकल क्या है कि पेरेंट्स खुद ही बच्चे से पूछते हैं, अच्छा बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो तुम्हारे लिए बना देते हैं। तो विकल्प देना ही नहीं है, विकल्प देने से प्रॉब्लम होता है। अब जैसे हमारे स्कूल में फ्रूट ब्रेक है, वो कुछ भी करके उसको फ्रूट खाना ही है और ख़त्म करना ही है, और टिफ़िन जो है टीचर को दिखाना ही है। और टिफ़िन में हरी सब्जी, रोटी, पराठा, पूरी, इसके अलावा कुछ नहीं लाना है। तो खाते हैं बच्चे, क्योंकि विकल्प नहीं है वहाँ पे। अब उसमें क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं देखिए ना स्कूल में तो खा लेता है, हमारे यहाँ नहीं खाता है। तो वो मेन है कि आप अपने घर का संचालन, अनुशासन कैसे रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। खैर, इसको तो हल्का करना था, लेकिन फिर से अपने उसी विषय में लौटते हुए, समय की भी कमी है हमारे पास, एक एक छोटा छोटा संदेश आप दोनों से वन लाइनर टाइप लेंगे। और अब फाइनली चूँकि 10th बच्चे पास कर गए हैं, उसके लिए भी कंग्रेचुलेसन सारे बच्चों को, 12th भी पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। अब फाइनली अगर विषयों का चयन करना हो तो 3 मुख्य बातें या 1-2 मुख्य बातें क्या दिमाग में रखें आपके तरफ से डॉक्टर लाल? एक तो आपको पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे से कंपेयर ना करें अपने आप को, आपकी अपनी रुचि है, अपने हिसाब से पढ़ें। और दूसरा, जो पेरेंट्स जो प्रेशर रहता है, उनसे आप अच्छी तरह खुल के बात करें कि आपको क्या चाहिए उनके लिए। और दूसरा, पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि आप बच्चों की भावनाओं को समझें, आप अपनी मर्जी न थोपें उन पर। डॉक्टर रंजना स्वरूप, आपके तरफ से? जैसे सर ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ कि बच्चे को अपना विषय खुद चुनना है कि उसमें क्या इंटरेस्ट है। और ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जो उनके लिए इंतजार कर रही हैं भविष्य में, उनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये एक मैड रेस की, चूंकि वो ये विषय पढ़ रहा है इसलिए मुझे पढ़ना है, या वो कोचिंग जा रहा है इसलिए मुझे जाना है, पेरेंट्स पर जोर देते हैं बच्चे, वो नहीं करना है। अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हमें पढ़ाई करनी है। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों एक्सपर्ट यही मानते हैं कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, आप उसको पहचानिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बन सकता कोई, हर तरह का कार्य करना चाहिए और हर तरह के रास्ते आपके लिए हैं। आपको स्वयं की कैपेबिलिटी देखनी है और उसके बाद चुनने हैं खुद के विषय। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर बने रहिए हमारे साथ संप्रति में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।